नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून में 16वें वित्त आयोग की टीम मौजूद है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। वित्त आयोग की टीम के साथ में ये मीटिंग हुई है। आयोग के सामने सरकार ने अपना प्रस्ताव भी रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आयोग की टीम के साथ में मुख्यमंत्री की बैठक, और इस बैठक में उत्तराखंड से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर इस टीम के साथ में चर्चा की गई है। तो देहरादून में 16वें वित्त आयोग की टीम और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इस बैठक में वित्त आयोग की टीम के साथ में मीटिंग हुई है और साथ ही आयोग के सामने सरकार ने अपना प्रस्ताव भी रखा है। तो देहरादून में 16वें वित्त आयोग की टीम जो है वो मौजूद, और ऐसे में देखिए टीम के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक और साथ ही वित्त आयोग की टीम के साथ ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग की कुल मिलाकर बात करें तो आयोग के सामने सरकार ने अपना प्रस्ताव भी रखा कि आखिरकार उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कुछ जरूरी। खबरों में आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां पर सीबीएसई परीक्षा में बड़ा नकल रैकेट बेनकाब हुआ है। 2 परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए हैं 17 नकलची, जहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए हैं ये 17 मुन्ना भाई, और आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। सीबीएसई लैब असिस्टेंट के लिए ये एग्जाम था और इसमें ये पहुंचे थे तो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में 17 मुन्ना भाई यहां पर पकड़े गए हैं। आरोपियों में से एक महिला भी इसमें शामिल है। सीबीएसई लैब असिस्टेंट के लिए एग्जाम था और ऐसे में ये मुन्ना भाई को यहां से गिरफ्तारी की गई है। सीबीएसई परीक्षा में बड़ा नकल रैकेट का खुलासा यहां पर हुआ है। 2 परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए हैं 17 नकलची। ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में ये 17 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। आरोपियों में से एक महिला भी इसमें शामिल है। फिलहाल इस पर कार्रवाई करते हुए इन्हें तुरंत 17 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद में लगी हुई है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि कार्य योजना बनाई गई थी जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे आदि की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 3100 मीटर में मरम्मत का काम करना था। फिलहाल काम पूरा हो चुका है। हमने जो कार्य योजना बनाई थी पीडब्ल्यूडी की, वो हमारे स्टेट हाईवे, एमटीआर, ओडीआर और नेशनल हाईवे की कार्य योजना हमने तैयार करी थी। 3100 किलोमीटर करीब हमारे इसमें हमको पैच रिपेयर करना था, और कल तक की जो प्रगति है उसमें 2850 किलोमीटर हमने पैच रिपेयर कर दिया। मोटा मोटा 86% हमने पैच रिपेयर कर दिया है। आज की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिगर हमारी जो है 90 to 93% हो जाएगी। उधर जनपद टिहरी के कोठी कॉलोनी में भी 10 दिवसीय पैराग्लाइडिंग अभ्यास शिविर चल रहा है, जहां पर दूर दराज से पैराग्लाइडिंग में प्रशिक्षण लेने के लिए पैराग्लाइडर्स भी यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र से आए मुख्य प्रशिक्षक तनाजी ताकवे को यहां पर अध्यक्षता में यह अभ्यास शिविर किया जा रहा है। अभ्यास शिविर में महाराष्ट्र के अक्षय कौद्रा और साथ ही बागेश्वर के हिमांशु धोक्टी अनुभवी प्रशिक्षण के तौर पर यहां पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान हिमांशु ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण शिविर में जिला टिहरी के से भी अगर बात करें तो 5, देहरादून से 1, उत्तरकाशी से 2 और बागेश्वर से 1 और भीमताल से 1 युवा यहां पर पैराग्लाइडर का चयन हुआ है। सभी पैराग्लाइडर्स को अभ्यास के दौरान कुठा फ्लाइंग पॉइंट और साथ ही प्रताप नगर पॉइंट से भी फ्लाई कराया जा रहा है, और इस दौरान उन्हें लैंडिंग, टेक ऑफ और साथ ही हवा के वेरिएशन की जानकारी भी दी जाएगी। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। अलग अलग जगहों से युवा यहां पर आए हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अलग अलग जिलों से पैराग्लाइडर्स का चयन यहां पर किया गया है, जिसमें से कुल मिलाकर बात करें तो 10 दिवसीय ये अभ्यास शिविर का आयोजन, और जिसमें प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है। तो दूर दराज से यहां पर पहुंचे हैं युवा जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, यानी कि इनका चयन भी यहां पर किया गया है। और चलिए सीधा लिए चलते हैं जहां पर वित्त आयोग की जिस तरीके से बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। But we started functioning, as a commission in February or March. But then soon after the model code of conduct kicked in because of the parliamentary elections that were forthcoming. So really the commission's work, particularly of consultation with the states, etc., started after May 2024. Now the tradition of the commission has been to consult very widely. So we go to every single state, spend there 2 to 3 days,
and extensive consultations are held with the government of the state, some of the representatives of the rural local bodies, representatives of the urban local bodies, trade and industry, and political parties. Sometimes we also visit some panchayats or municipal bodies. All that is a part of our consultation. We also consult widely with the central government. So with a large number of the ministries, not every one of them, but we do consult with very large number of ministries. Each state gives a memorandum of its memorandum on recommendations that it would like the Finance Commission to make. Likewise, the central government also gives a memorandum making its pitch on what recommendations should the Finance Commission make. The Commission also consults with individual citizens, particularly specialists on finances. So we went to 4 or 5 different cities to consult the representatives, the specialists, economists generally, but others knowledgeable on state finances also in 4 or 5 different cities. The Commission also has a website where any citizen of India is welcome to submit their suggestions to the Commission. So that is the overall kind of how. और चलिए आगे बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर सरोवर नगर इस वक्त पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है और नैनी झील में पर्यटक नौकायन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले महीने आरोपी उस्मान द्वारा नाबालिग लड़की से रेप मामले में नैनीताल में बवाल हुआ था और पर्यटकों में डर का माहौल था, लेकिन अब आपको बता दें कि पूरे तरीके से स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। और वहीं बनारस से आए पर्यटकों का कहना है कि तराई मैदान में बहुत ज़्यादा गर्मी है और जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल है। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है। हम लोग कल आए हैं एंड हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, हमने बोटिंग की, अभी ज़ू गए। सच में बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम है। बहुत ठंड, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन इतना है कि आप एंजॉय कर सके, खुल के एंजॉय कर सके। वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो किचन में काम करने में, जैसे हम लोग को लेडीज़ों को किचन में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है। यहाँ पे तो मतलब जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे तो फ़ैन भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। वाराणसी से हम लोग आए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ का मानसून बहुत ही अच्छा है और सारे सैलानियों को घूमने के लिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इवन हमारी सारी फैमिली आई है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय यहाँ किया। लेक के पास में अच्छी हवाएं चल रही हैं, मानसून भी सुबह से अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मौसम तो बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से हम लोगों ने उम्मीद की थी कि बहुत गर्मी पड़ी तो इधर भी गर्मी पड़ेगी, लेकिन इधर का वेदर बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। और चलिए आगे बात करते पौड़ी की, जहां के श्रीकोट में व्यवसाय को लेकर लोगों में खासा परेशानी भी और साथ यहाँ पर नाराजगी भी नजर आ रही है। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम जिस कंपनी को सौंपा गया था, वो कंपनी अब व्यापारियों को उनके काम का पैसा नहीं दे रही है, जिसके चलते यहाँ पर व्यापारियों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। छोटे व्यापारियों का कहना है कि बड़े आला अधिकारी से कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक उनकी परेशानी का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। तो उत्तराखंड में अवैध खनन पर अंकुश के बाद दावों के बाद भी आखिरकार अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला नैनीताल के बेताल घाट का है, जहां पर कोसी नदी पर दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। नदी में अवैध खनन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के संरक्षण में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है और खनन माफिया बेखौफ राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जारी अवैध खनन का खेल, कांग्रेस बोली नकेल कसने में धामी फेल। बेताल घाट में अवैध खनन का ताजा मामला, कांग्रेस का धामी सरकार पर करारा हमला। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर घिरी धामी सरकार लगातार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के दावे कर रही है, लेकिन राज्य में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नैनीताल जिले के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों से बहुमूल्य खनन सामग्री नदी से निकाली जा रही है।
नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा संसद में उठाया। इसके बाद विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद बेताल घाट में अवैध खनन से साफ है कि खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही ये धंधा चल रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए सरकार का बचाव कर रही है। 8 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चल रही है और बीजेपी के ही नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठा रहे हैं और बेताल घाट, देहरादून, परवादून, सौंग नदी, हरिद्वार रोज आना कहीं ना कहीं अवैध खनन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में बेरोक टोक अवैध खनन चल रहा है सरकार के पुलिस के संरक्षण में। धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है और गंभीर है, और कहीं पर भी अवैध खनन की बात होती है या कहीं शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई सरकार करेगी। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो आप दिखाई दे रहे हैं, सरकार के स्तर पर उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाएगा या शिकायत पुख्ता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 मार्च को संसद में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए इस पर अंकुश की मांग की थी। वहीं विकास नगर से बीजेपी विधायक ने खुद यमुना नदी में अवैध खनन पकड़ा था और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई थी। बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर सवाल उठाने से सरकार की खूब किरकिरी हुई। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके में। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? जीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगी तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हैं? कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष की सुनती नहीं है और हालात ये है कि धामी सरकार अपनी पार्टी के नेताओं के चिंता जताने पर भी नहीं चेती और यही वजह है कि राज्य में अवैध खनन जारी है। अब देखना होगा कि अवैध खनन के धंधेबाजों पर धामी सरकार लगाम लगाती है या राज्य को राजस्व का भारी नुकसान और बेशकीमती प्राकृतिक संपदा की लूट ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और खबर देहरादून से है, जहां पर सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य लोगों का सेलेक्ट यहां पर करेगी। रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। तो वहीं देवभूमि में चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। दरअसल हरिद्वार के होटलों में 50% तक बुकिंग कैंसिल होने की बात भी सामने आई है।
श्रद्धालुओं की घटती संख्या को पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में होटल कारोबारी सहित तमाम व्यापारियों में चिंता नजर आ रही है, जिसे लेकर होटल मालिक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। खासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है, और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। कहा जाता है कि हरिद्वार के लिए बैकबोन है, और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूं कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए, ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं, और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों। उधर उत्तराखंड की अगर बात करें तो ऑल वेदर रोड के कार्य में भी अभी तक 85% तक का ही काम पूरा हो चुका है, जबकि 15% जो कार्य है अभी प्रगति पे है। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की माने तो ऑल बाजार रोड के कार्यों को भी पूरा करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। साथ ही रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि में बनने वाले बाईपास पर का भी इसको लेकर कार्य जारी है। वहीं सचिव पंकज कुमार की माने तो जल्द ही ऑल वेदर रोड के कार्य भी पूरे हो जाएंगे। ऑल वेदर रोड जो हम लोग चारधाम की मेन रोड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं, इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है, और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी ज़िले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक एचपीसी उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेस फाइनल किए जा रहे हैं, और यमुनोत्री की तरफ एक डीपीआर में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो यही दोनों पोर्शन बचे, बाकी सारा पोर्शन जो हमारा बद्रीनाथ धाम तक का लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर अलग अलग गांव में 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म के साथ में पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी ने की अगर बात करें तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और साथ ही दोनों नाबालिगों को भी बरामद कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में लगातार भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं यमुनोत्री में भी अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसकी वजह से हर व्यापारी के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। और डंडी गंडी घोड़ा खच्चर सेवाओं से जुड़े स्थानीय लोगों को तीर्थ यात्रियों की सेवा का अवसर मिल रहा है। उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि हुई है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्थानीय छोटे व्यवसायियों को भी इस यात्रा से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो देहरादून में हर हफ्ते लगने वाले बाजार से कूड़े का अंबार लग गया है और रेंजर कॉलेज मैदान में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। नगर निगम ने राजधानी देहरादून को प्लास्टिक वेस्ट फ्री बनाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन प्लास्टिक मुक्त अभियान की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ
देहरादून की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के रूप में, और दूसरी तरफ चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर किच्छा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया और किच्छा के रामलीला मैदान से शुरू होकर बीजेपी कार्यालय तक की यात्रा निकाली गई है। यात्रा में पूर्व बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला सहित बीजेपी मंडल के तमाम पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष 26 नागरिकों को उनकी पत्नी बच्चों के सामने मारा, मजहब पूछकर मारा। उसके विरोध में पूरा देश, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी पूरा देश एक सूत्र में सभी पार्टियों के लोग एकजुट होकर उनका खून खौल रहा था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना के हाथ खोले और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को और उनके पोषकों को दुनिया के जिस कोने पे होंगे वहाँ जाकर सजा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके पोषकों को नहीं छोड़ेंगे। और सेना को मैं खुली छूट देता हूँ, सेना इस पर अपना निर्णय ले। और देखिए आपकी सेना के जवानों ने कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी बहादुरी से, कितनी रणनीति से उनके ठिकानों को न केवल नेस्तनाबूद किया बल्कि उनके हमलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। और जब उनकी सेना आगे आई तो हमारे देश के सैनिकों ने यहीं से इस तरीके से मिसाइलें दागी कि जिन मिसाइलों का कोई भी डिफेंस उनके पास नहीं था, उनके एयर बेसों को नष्ट करने का काम किया। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर CUET परीक्षा केंद्र को जिला पौड़ी में ही खोलने को लेकर अब कयास जो है वो तेज होने लगे हैं। CUET परीक्षा केंद्र इस दौरान जिले में ही ना होने की वजह से तमाम विद्यार्थियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था और साथ ही उन्हें परीक्षा देने के लिए अपने जिले से दूर जाना पड़ता था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि तमाम छात्र संगठनों ने इस समस्या को उनके सामने रखा और उन्होंने इससे संबंधित तमाम दस्तावेज संबंधित अधिकारियों से मांगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कर्मचारी संगठन है और छात्र संगठन है, कई सब लोग मुझसे मिले हैं। उन्होंने समस्या के बारे में मुझको अवगत कराया है और मैंने सारे जो उसके संबंधित जितने दस्तावेज हैं सब मांगे हैं और 1-2 दिन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करके और इसका कोई हल निकालने की बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जल्दी भारत सरकार इसमें कोई निर्णय भी करेगी। रानीखेत में GSM राजकीय चिकित्सालय में विधायक प्रमोद नैनवाल ने नई तकनीकी की यहां पर दूरबीन विधि से ऑपरेशन मशीन का उद्घाटन किया है। विधायक नैनवाल का जन्मदिन भी इस दौरान बीते दिन जन्मदिन था उनका, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको इस दौरान शुभकामनाएं और बधाई भी दी थी। साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों को फल भी यहां पर वितरित किए गए और ब्लड बैंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार स्थित बहादुराबाद हाईवे पर भी एक जंगली हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया है। हाल ही के दिनों में सड़क पर जंगली जानवरों के निकलने की घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से हाथी, गुलदार, भालू और अन्य जानवर शामिल हैं। इससे लोगों में डर और चिंता का माहौल है। सारे लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत हाथी को जंगल तक खदेड़ा और इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।